कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है 2015 साल का येमेन देश। मिडिल ईस्ट के इस देश में तब गृह युद्ध यानी सिविल वॉर चल रहा था और इस जंग में अल हूती आर्म्ड फोर्स ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, जिसकी वजह से हर दिन अनगिनत आम लोगों की जान जा रही थी। ऐसे भयानक हालात में येमेन सरकार ने अपने दोस्त देश यूएई से मिलिट्री हेल्प मांगी। येमेन सरकार की पुकार सुनकर 2018 में यूएई की एक पूरी यूनिट येमेन पहुंचती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है यूएई के मिलिट्री बेस कैंप मोचा में। यहाँ हम यूएई के सैनिकों को रेगुलर वर्कआउट करते हुए देखते हैं। इनकी बॉडीज को एक बार देखो, देखकर ही लगता है कि इनमें से एक ही 10 लोगों को मारने की ताकत रखता है। इस प्लाटून के लीडर का नाम है कैप्टन अल-माजुरी। उनके लीडरशिप में हर दिन ये टीम देश के नॉर्थ साइड में पेट्रोलिंग करती है। अब चलो इन सब से आपकी पहचान करवाते हैं। सर्जेंट अली, बहुत बहादुर और कोमल दिल के इंसान। हंदासी, इस फिल्म के ये सोल्जर एक इंडियन ओरिजिन के नागरिक हैं। सर्जेंट बिलाल, एकदम टफेस्ट फाइटर और अली के बहुत अच्छे दोस्त। इसके अलावा इस बटालियन में 10 से 12 और सोल्जर्स हैं जो अपनी जगह पर बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं। अगले दिन उनके बेस कैंप से 2 हम्बी ट्रक रेगुलर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। एक ट्रक में अली, बिलाल और हंदासी हैं। वे येमेन की मुश्किल पहाड़ी घाटियों से गुजरते हुए पूरे इलाके को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अली को फोन पर मैसेज करते हुए देखा जाता है। पेट्रोलिंग के वक्त पर्सनल फोन यूज करना मना है, इसलिए बिलाल उसे वार्न करता है क्योंकि फोन का नेटवर्क ट्रैक करके दुश्मन उनकी लोकेशन जान सकते हैं। मगर फोन देखकर अली का मन काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे अभी खबर मिली है कि उसकी वाइफ बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। वो फोन पर अपनी वाइफ से बात करना चाहता है, लेकिन नेटवर्क कमजोर होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें दिखता है कि सामने येमेनी आर्मी की गाड़ी ने उनका रास्ता रोका हुआ है। बिलाल गाड़ी से उतरकर उनसे पूछता है तो वे बताते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। वे यह भी बताते हैं कि इस पहाड़ के नीचे उन्होंने दुश्मन की एक्टिविटी डिटेक्ट की है। यह सुनकर बिलाल अपनी गाड़ी में वापस आता है और दुश्मन की लोकेशन ढूंढने के लिए बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ते में वे कुछ परिवारों के घर के सामने पहुंचते हैं। ये परिवार आबादी से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अली हमेशा उनके लिए खाना और मेडिसिन लेकर आता है। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि पिछली रात इस पहाड़ी इलाके में काफी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई थीं। एमिराटी सोल्जर्स उस गोलीबारी की वजह जानने के लिए खाना उन्हें सौंप देते हैं और फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पूरा इलाका पत्थरीले पहाड़ों से घिरा है, जिसके बीच से एक पतला रास्ता बहुत दूर तक जाता है। इस रास्ते पर वे पहले कभी पेट्रोलिंग के लिए नहीं आए थे, इसलिए हंदासी को थोड़ा अजीब लग रहा था। मगर बिलाल कहता है कि हम अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरते। इधर उनके साथ आया दूसरा ट्रक येमेनी सोल्जर्स की हेल्प कर रहा था, इसलिए बिलाल उन्हें आराम से पीछे आने को कहता है। इसी बीच कुछ दूर आने पर अचानक उनके सामने एक गंजा आदमी आता है। उसे देखकर अली अपनी हेवी मशीन गन उसकी तरफ तान देता है ताकि उसे डरा सके, लेकिन तभी अचानक एक आरपीजी आकर जोर से उनकी गाड़ी को हिला देता है। पल भर में वे समझ जाते हैं कि उन पर हमला हो चुका है। येमेन के विद्रोही पहाड़ों के ऊपर और नीचे हर तरफ से उनकी हम्बी गाड़ी को टारगेट करके गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। हंदासी जल्दी से ट्रक को बैक गियर में डालकर उस इलाके से पीछे हटने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ जितने दुश्मन हैं उनके सामने ये 3 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पीछे जाते वक्त उनका ट्रक पत्थरों के बीच फंस जाता है। बिलाल तुरंत अपनी सेकंड पेट्रोलिंग टीम को खबर देता है कि उन पर अटैक हुआ है और जल्दी आकर बैकअप देने को कहता है। उसकी बात सुनकर सेकंड टीम भी तेजी से अटैक वाली जगह की तरफ रवाना होती। इधर अली अपनी मशीन गन से चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, लेकिन दुश्मन पत्थरों के पीछे छिपे होने की वजह से उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। हंदासी अपनी पूरी जान लगा रहा है ताकि गाड़ी को पत्थरों से बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर वे यहीं फंसे रहे तो बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। हम्बी ट्रक बहुत ताकतवर और मजबूत होते हैं। 2.5 टन वजन की इन गाड़ियों को आसानी से तबाह करना मुमकिन नहीं है। आम बुलेट्स इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन रॉकेट लॉन्चर या भारी धमाकों से ये डैमेज हो सकती है। इसलिए उन्हें AK-47 की फायरिंग से उतना डर नहीं लग रहा जितना रॉकेट लॉन्चर से लग रहा है। तभी एक रॉकेट लॉन्चर के वार से उनकी गाड़ी का बायां हिस्सा बुरी तरह हिल जाता है। अचानक विद्रोहियों में से एक शख्स गाड़ी के ऊपर लगी मशीन गन को टारगेट करके एक और आरपीजी छोड़ता है। पलक झपकते ही मशीन गन ब्लास्ट होकर बेकार हो जाती है। अब वे क्या करेंगे, क्योंकि यही मशीन गन उन्हें थोड़ा बहुत बैकअप दे रही। मशीन गन खराब होते देखकर बहुत से दुश्मन पहाड़ से नीचे उतरकर गाड़ी के पास आने लगते हैं। दूसरी तरफ सेकंड टीम भी उस लोकेशन पर पहुंच चुकी है, लेकिन पहले से घात लगाकर बैठे दुश्मनों ने उन्हें निशाना बनाकर आरपीजी दागा, जिससे उनकी हम्बी गाड़ी में भी आग लग गई। इस अचानक हुए हमले से सेकंड टीम पूरी तरह घबरा गई और पीछे हटने लगी। इधर हंदासी ने बहुत कोशिश के बाद आखिर अपनी गाड़ी को पत्थरों से बाहर निकाल लिया, मगर जैसे ही उसने गाड़ी घुमाकर पीछे हटने की कोशिश की, जमीन में पहले से दबे एक भयानक लैंडमाइन के धमाके से उनकी गाड़ी बुरी तरह उड़ गई। इस ब्लास्ट से उनकी गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया और उनका कम्युनिकेशन भी टूट गया। जब इस हमले की खबर बेस कैंप तक पहुंची तो पूरा बेस उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तैयार होने लगा। ब्रिगेडियर जनरल ने आदेश दिया कि चाहे जो हो जाए उन्हें बचाकर वापस
वापस लाना ही होगा, क्योंकि यह हमारे देश की काबिलियत का सवाल है। कैप्टन अल्माजुरी और सर्जेंट सईद कुल 9 हम्बी गाड़ियां लेकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़े। इधर जब अली, बिलाल और हंदासी भारी खतरे में थे, तब दुश्मनों का एक खतरनाक स्नाइपर दिखाई देता है। वह पहाड़ की चोटी पर इस तरह छिपा है कि उसे खाली आंखों से देख पाना नामुमकिन है। वह बड़े सब्र के साथ इंतजार कर रहा है कि कब सोल्जर्स गाड़ी से बाहर निकलें और वह अपनी स्नाइपर राइफल से उनका काम तमाम कर दे। चींटियों की तरह सैकड़ों विद्रोही अब भी उनकी दोनों गाड़ियों पर फायरिंग कर रहे हैं। अली की टीम को बचाने आई दूसरी टीम की मशीन गन अभी ठीक थी, जिससे वे किसी तरह जवाब दे पा रहे थे। इसी बीच कैप्टन अल्माजुरी अपनी 9 गाड़ियों के साथ घाटी के रास्ते में दाखिल होते हैं और बताते हैं कि उन्हें पहुंचने में बस 10 मिनट लगेंगे। मगर वहां के हालात देखकर लगता है कि इतनी देर तक टिक पाना भी बहुत मुश्किल होगा। तभी वह गंजा आदमी अली की गाड़ी के सामने आता है और एक लड़के से कहता है कि इस हमले का हर सीन अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करो। इसका मतलब है कि वे इन हमलों को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया उनकी ताकत देख सके। अली के पास अब गाड़ी के अंदर बैठे रहने के अलावा फाइट बैक करने का कोई मौका नहीं है, लेकिन विद्रोही अब और भी खतरनाक प्लान बनाते हैं। उनका वो गंजा लीडर अपने लोगों से कहता है कि इस गाड़ी के दरवाजे पर रॉकेट लॉन्चर मारो। उसके कहे मुताबिक वे एक के बाद एक 2 आरपीजी से अटैक करते हैं, जिससे अब अली की गाड़ी का दरवाजा टूट जाता है और अंदर धमाका होता है। इस धमाके में ड्राइवर हंदासी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका दायां पैर एकदम टूटकर चकनाचूर हो जाता है और गर्दन के पास चोट लगने की वजह से वो बहुत बेहाल हो जाता है। अली और बिलाल मिलकर उसे जल्दी से पीछे वाली सीट पर ले आते हैं और उसका फर्स्ट एड शुरू कर देते हैं। हंदासी इस हमले को देखकर पूरी तरह टूट चुका है। उसे समझ आ गया है कि इतने सारे दुश्मनों से लड़कर वे यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसीलिए वो अली से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसका फोन दे दे, ताकि वो अपनी माँ से आखिरी बार बात कर सके। लेकिन अली उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी नहीं, हम बेस वापस लौट कर ही अपनी फैमिली से बात करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ बेस के जनरल ने हमले वाली जगह को कवर करने के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया है, लेकिन ड्रोन को वहां पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। रेस्क्यू टीम पहाड़ के पास पहुंच तो गई है, पर उन्हें ड्रोन का 20 मिनट इंतजार करना होगा। ड्रोन की मदद से साफ दिख पाएगा कि दुश्मन कौन कौन सी पोजीशन पर बैठे हैं, जिससे उन पर अटैक करना आसान होगा। लेकिन क्या अली की टीम इतनी देर तक वहां टिक पाएगी? इधर विद्रोहियों को जब पता चलता है कि एमिराटी रेस्क्यू टीम उनके इलाके में आ चुकी है, तो वे पूरे रास्ते पर फिर से लैंडमाइन बिछाना शुरू कर देते हैं। कैप्टन अल्माजुरी पूरा एनालिसिस करके देखते हैं कि यह कोई मामूली हमला नहीं है, बल्कि बहुत दिनों की प्लानिंग का नतीजा है। विद्रोही पहाड़ों में इस तरह पोजीशन लेकर बैठे हैं कि उन पर हमला करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो सबको अलर्ट करते हैं कि ये बहुत ही सब्र वाले और ताकतवर लोग हैं। हमें अपनी आंख और कान खुले रखकर हर कदम उठाना होगा। अगर हम सिर्फ लड़ने के चक्कर में रहे तो मारे जाएंगे। हमें अपनी ताकत के साथ साथ दिमाग से यह जंग जीतनी होगी। पूरी टीम हिम्मत जुटाकर ड्रोन का इंतजार करने लगती है। इधर विद्रोही टीम सिर्फ लैंड माइन ही नहीं, बल्कि एक और खतरनाक हथियार मोटार शेल भी लेकर आई है। मोटार शेल ऐसी चीज है जिसे बहुत दूर कहीं छिपकर भी पूरे काफिले को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विद्रोही पहाड़ की दूसरी तरफ छिपकर रेस्क्यू टीम को उड़ाने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच बिलाल देखता है कि उसके मोबाइल में अचानक नेटवर्क आ गया है। इसे देखते ही वो तुरंत बेस के एक सोल्जर को फोन लगाता है और बताता है कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो सोल्जर उसे बताता है कि हमारी रेस्क्यू टीम तुम्हें बचाने के लिए निकल चुकी है। यह सुनकर वे तीनों थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं कि चलो अगर कुछ देर और टिक गए तो जान बच जाएगी। नेटवर्क आता देखकर हंदासी उससे फोन ले लेता है और अपनी माँ को कॉल करता है। वो कहता है कि शायद यह उसकी आखिरी बात हो। इधर ऊपर बैठा वो खतरनाक स्नाइपर अली और उसकी टीम का इंतजार कर रहा है। जैसे ही किसी का सिर बाहर दिखे उसे हेडशॉट मारकर ढेर करना ही उसका मकसद है। जब कैप्टन को खबर मिलती है कि ड्रोन अब हमारे कवर में आ गया है, तो वे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही उनके काफिले पर एक के बाद एक मोटार शेल गिरने लगते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन पर इतना बड़ा हमला हो सकता है। इस हमले से बचने के लिए टीम फिर से पीछे हटने लगती है, लेकिन विद्रोहियों के लगातार मोटार अटैक की वजह से वे न आगे जा पा रहे हैं और न ही पीछे। हालांकि ड्रोन से मोटार फेंकने की सही लोकेशन रेस्क्यू टीम को मिल जाती है। एक टीम सीधे पहाड़ के सामने पहुंचती है और हम्बी की मशीन गन से वहां तबाही मचा देती है। मशीन गन के वार से कुछ दुश्मन मारे जाते हैं, लेकिन वे अपनी पोजीशन बदलकर दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर देते हैं। विद्रोही कुल 3 अलग अलग जगहों से मोटार शेल दाग रहे थे। अब टीम कितनों को रोकती। इस हालत में कैप्टन बेस पर रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें एयर सपोर्ट भेजा जाए। यह ऑर्डर मिलते ही जनरल बेस से एक हेलीकॉप्टर अटैक जोन की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऐसे एंगल पर सिर्फ एयर स्ट्राइक ही उनकी पोजीशन खत्म कर सकती थी। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर घायल हंदासी की हालत बहुत बिगड़ने लगती है। वो धीरे धीरे अपनी हिम्मत हार रहा है, लेकिन अली उसे अल्लाह पर भरोसा रखने को कहता है। वो यकीन दिलाता है कि रेस्क्यू टीम जल्द ही उन तक पहुंचेगी। तभी दुश्मन टीम का लीडर फिर से उनकी हम्बी के करीब आता है और एक और रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है। इस आरपीजी धमाके में अब बिलाल का पैर भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दरअसल दुश्मन
दुश्मन हर हाल में उन्हें गाड़ी से बाहर निकालना चाहते थे ताकि उन्हें होस्टेज बनाकर बाकी टीम को मुसीबत में डाल सकें। इधर अली अब फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए हमें अब बाहर निकलना ही होगा। उनकी गाड़ी पहाड़ की एक ऐसी साइड में थी जहां गाड़ी के पीछे की तरफ कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए अगर वे गाड़ी से उतरकर कुछ दूर एक पत्थर के पीछे शरण ले सकें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बिलाल और हंदासी दोनों के पैरों की हालत बहुत खराब थी। वे दौड़ना तो दूर पैदल चल भी नहीं सकते थे। पर यहाँ कोई और रास्ता न होने की वजह से अली कहता है कि हम जितनी भी तकलीफ हो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये बोलकर वो अपनी AM4 राइफल लेकर हम्बी का दरवाजा खोल देता है और फायरिंग करके डिफेंस करना शुरू करता है। लेकिन उसे नहीं पता कि पहाड़ के ऊपर एक खतरनाक स्नाइपर घात लगाए बैठा है। वो स्नाइपर उसे देखते ही टारगेट सेट कर लेता है और सीधे सिर की तरफ एक शॉट मारता है। ये गोली सीधी आकर अली के हेलमेट पर लगती है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बुलेट हेलमेट को पार नहीं कर पाई। इधर एमिराटी सोल्जर्स को बाहर न निकलते देख एक दुश्मन आकर उनकी गाड़ी के नीचे पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। इससे गाड़ी के एक छेद से जहरीला काला धुआं पूरी गाड़ी में भर जाता है। अंदर मौजूद अली, बिलाल और हंदासी का दम घुटने लगता है। अगर वे और देर तक इस बंद जगह पर रहे तो सांस ही नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब बाहर निकलना मतलब स्नाइपर के हाथों मौत पक्की है। ऐसे में कुछ और समय बीत जाता है और अली के मन में भी मौत का डर आने लगता है। इसीलिए वो बिलाल का फोन लेकर अपनी वाइफ से आखिरी बार बात करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो और भी ज्यादा रोने लगता है। इतनी खुशी की खबर सुनकर उसे और भी ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि शायद उसकी किस्मत में इस बच्चे का चेहरा देखना नहीं लिखा था। इधर अली की हालत ड्रोन में देखकर रेस्क्यू कमांडर अलमाजुरी बेस से पूछता है कि हेलीकॉप्टर और कितनी देर में पहुंचेगा। बेस से बताया जाता है कि अभी भी लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। असल में वे इंतजार कर रहे थे कि एयर स्ट्राइक से पहले सारे मोटार जोन तबाह हो जाएं, उसके बाद ही वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हालात इतने खराब हो रहे हैं कि इंतजार किया तो अली और उसकी टीम को बचाना नामुमकिन होगा। इसलिए कैप्टन फैसला करता है कि मोटार शेल रुकने का इंतजार किए बिना रिस्क लेकर वे अंदर जाएंगे। इसके बाद 2 रेस्क्यू टीमों को वॉर जोन की तरफ रवाना किया जाता है। लेकिन ये दोनों गाड़ियां जैसे ही उनके इलाके में पहुंचती हैं, उन पर एक के बाद एक मोटार शेल गिरने लगते हैं। मोटार के वार से तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जमीन में दबे एक लैंड माइन की वजह से उनकी एक हम्बी बड़े धमाके के साथ पलट जाती है। तभी अली को समझ आ जाता है कि उनकी टीम उन्हें बचाने आ चुकी है। इस मौके का फायदा उठाकर वो बिलाल और हंदासी को लेकर गाड़ी से बाहर निकल आता है। वो इन दोनों को एक सेफ जोन में कवर देकर सामने मौजूद विद्रोहियों से अंधाधुंध फाइट करने लगता है। लेकिन पहाड़ की चोटी पर बैठा वो खतरनाक स्नाइपर इसी मौके के इंतजार में था। जैसे ही अली उसकी स्नाइपर रेंज में आता है, वो 600 मीटर की दूरी से अली के सीने को निशाना बनाकर शॉट मार देता है। पल भर में अली स्नाइपर की गोली खाकर जख्मी हालत में घुटनों के बल गिर पड़ता है। ये चोट इतनी गहरी थी कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अली समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो कलमा पड़ता है और आखिरी बार ओपन फायरिंग शुरू कर देता है। ठीक उसी वक्त स्नाइपर अपना दूसरा शॉट मारता है और अली की जान चली जाती है। अली की ऐसी मौत देखकर बिलाल और हंदासी पूरी तरह टूट जाते हैं। उधर उन्हें रेस्क्यू करने आई गाड़ियों में से एक की मशीन गन अभी भी ठीक थी। टीम का एक मेंबर जैसे ही ऊपर चढ़कर मैगजीन लोड करने की कोशिश करता है, वो स्नाइपर फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। वो सोल्जर मरते मरते बचता है और किसी तरह गाड़ी के अंदर घुसकर ढक्कन बंद कर लेता है। लेकिन वो खून का प्यासा स्नाइपर क्या बिना किसी को मारे रुकने वाला था। बाहर लड़ रहे सईद को देखकर स्नाइपर शॉट मारता है जो सीधा उसके हाथ में जाकर लगता है। खुशकिस्मती से चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए सईद की जान बच जाती है। एक तरफ स्नाइपर और दूसरी तरफ से हो रही भारी गोलीबारी ने पूरी टीम की हालत खराब कर दी थी। ठीक उसी वक्त आसमान चीरते हुए वहां यूएई एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है। उस हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक मिसाइलें छोड़कर दुश्मनों के ठिकानों को उड़ाया जाने लगता है। हेलीकॉप्टर के इस हमले से कुछ ही सेकंड में पूरा पहाड़ी इलाका कांप उठता है और विद्रोही इधर उधर भागने लगते हैं। मिसाइल के वार से उनका मोटार कैंप तबाह हो जाता है और बहुत से दुश्मन मारे जाते हैं। मगर विद्रोही भी पीछे नहीं हटते, वे भी हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लॉन्चर दागने लगते हैं। पायलट बड़ी फुर्ती से उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन बेस कमांडर हालात देखकर समझ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हेलीकॉप्टर को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए वो ऑर्डर देता है कि हेलीकॉप्टर उस जगह को छोड़कर बेस पर वापस आ जाए। उधर मोटार शेल के कैंप तबाह हो जाने की वजह से कैप्टन अलमाजुरी और 2 गाड़ियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन इस बार भी जमीन में छिपे माइंस के धमाके से उनकी हम्बी गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। इस तरह कुल 6 हम्बी गाड़ियां खोने के बाद कैप्टन काफी चिंता में पड़ जाता है। हालांकि वह उन सभी टूटी हुई गाड़ियों की पोजीशन देखकर समझ जाता है कि अगर वह इन्हें कवर की तरह इस्तेमाल करे तो अंदर जाकर सबको बचा सकता है। इसीलिए यह प्लान बनता है कि बाकी 5 गाड़ियां एक साथ बैटलफील्ड में एंट्री लेंगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अलमाजुरी के लीडरशिप में सारी गाड़ियां एक साथ एंट्री लेती हैं और शुरू होता है एक महायुद्ध। पहाड़ के आसपास मौजूद अनगिनत विद्रोही इन एमिराटी सैनिकों को खत्म करने के लिए जी जान से फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन सब एक साथ होने की वजह से कवर लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अपनी हम्बी की मशीन गन
गन से कैप्टन की टीम पहाड़ के ऊपर बैठे दुश्मनों को पक्षियों की तरह गोलियों से साफ करने लगती है। इधर फंसे हुए लोग जब देखते हैं कि उन्हें बचाने के लिए टीम आ गई है तो वे भी निराशा छोड़कर फिर से फाइट बैक करते हैं, मगर काफी देर फायरिंग करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी मशीन गन की सारी गोलियां और बारूद खत्म हो गए हैं। यह देखते ही दुश्मन अपनी छिपी हुई जगहों से बाहर निकलकर फिर से भारी फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन्होंने रास्ते के हर हिस्से में लैंड माइन बिछा रखे थे। अब लैंड माइन ऐसी बुरी चीज है जिसे हटाने या बेकार करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते दो और हमवी गाड़ियां लैंड माइन की चपेट में आकर ब्लास्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ऊपर से वो स्नाइपर लगातार उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग किए जा रहा है। कुल मिलाकर पूरी टीम एक बार फिर विद्रोहियों के बड़े जाल में फंस गई है। सैकड़ों दुश्मनों को मारने के बाद भी न जाने कहां से और 100 सैनिक आ रहे हैं। इनसे बचने का अब एक ही रास्ता है कि पूरे पहाड़ को फाइटर प्लेन से उड़ा दिया जाए। इसलिए कैप्टन अल-मज़ूरी एक प्लान बनाता है कि चाहे जो हो जाए सबको यहाँ से रेस्क्यू करके इलाका छोड़ना होगा, फिर एयर स्ट्राइक करके इस पूरे इलाके को तबाह कर देंगे। जब वह बेस पर यह बात बताता है तो एक F-16 फाइटर प्लेन तैयार होकर बैटलफील्ड की तरफ रवाना होता है। फाइटर प्लेन आने में 10 मिनट लगेंगे और इसी बीच उन्हें यह इलाका छोड़ना होगा। सब मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खतरनाक स्नाइपर है। उसके डर से कोई भी गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा है। तब सर्जेंट सईद कहता है कि तुम लोग मुझे कवर दो, मैं छिपकर पहाड़ की चोटी पर जाता हूँ और इस स्नाइपर का किस्सा ही खत्म करके आता हूँ। उसके प्लान के मुताबिक 3 हमवी गाड़ियों से एक साथ स्मोक ग्रेनेड फेंके जाते हैं, जिससे पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सब अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और जो 3 गाड़ियां ठीक हालत में थीं, उनमें चढ़ना शुरू करते हैं। सईद पहाड़ के ऊपर उस स्नाइपर को मारने निकल जाता है, जबकि दूसरी टीम अली, बिलाल और हंदासी को रेस्क्यू करने पहुंचती है। इस धुएं के बीच भी अल हूती सेना अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी और स्नाइपर भी अपने अगले टारगेट के इंतजार में बैठा था। इतनी फायरिंग के बीच टीम आखिरकार बिलाल और हंदासी तक पहुंच जाती है। वे उन्हें तो बचा लेते हैं, पर देखते हैं कि अली के शरीर में अब कोई जान नहीं बची है। वे उन दोनों को जिंदा और अली की डेड बॉडी को लेकर बहुत मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचते हैं और सब उसमें सवार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सईद पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर देखता है कि स्नाइपर जमीन से सटकर अपनी पोजीशन लिए बैठा है। सईद उसे कायरों की तरह पीछे से नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो उसे आवाज देता है। स्नाइपर आवाज सुनकर चौंक जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है, सईद अपनी रिवॉल्वर से 3 शॉट मारकर उस खतरनाक स्नाइपर की लाइफ लाइन वहीं खत्म कर देता है। नीचे लगभग सबको गाड़ियों में चढ़ा लिया गया था, बस सईद अभी तक वापस नहीं पहुंचा था। फिर भी वे गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सईद उनके पास पहुंच चुका है। दूसरी तरफ से दुश्मनों का लीडर अपनी AK-47 से सईद पर फायरिंग करता है, पर सईद किसी तरह रेस्क्यू गाड़ी में चढ़कर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार पूरी टीम सबको लेकर इलाका छोड़ने में सफल होती है तो कैप्टन F-16 पायलट को अटैक का कंफर्मेशन दे देता है। ऑर्डर मिलते ही प्लेन से एक के बाद एक मिसाइलें और बम गिराए जाते हैं, जिससे पूरा पहाड़ तबाह हो जाता है। उस घाटी में जितने भी दुश्मन थे वे सब इस हमले में मारे जाते हैं। लगभग 5 घंटे की खूनी जंग के बाद एमिराटी सोल्जर्स अपने बेस कैंप की तरफ बढ़ते हैं। अपनी जान बच जाने पर वे अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और सूरह फातिहा पढ़ते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे आज जिंदा घर लौट पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, राखे अल्लाह मारे को। अली की जिंदगी शायद इतनी ही थी, इसलिए वो इस जंग में शहीद होकर अपने देश लौटता है। उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए यह दुख पहाड़ जैसा था, लेकिन बिलाल ने अली से वादा किया था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसके परिवार का ख्याल रखेगा। बिलाल अपने दोस्त का वादा निभाने के लिए अली की पत्नी और बच्चों के साथ खड़ा होता है। इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।